ठीक है। सो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था। मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, ठीक है। तो पहले 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट भी नोट 2 के लिए निकालेंगे। मतलब पहले हमको क्या निकालना होगा? वैलेंसी फैक्टर। क्या निकालना होगा? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। हाँ सर बताएं। तो वो तो वही तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? वैलेंसी फैक्टर। पहले तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है कि जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वैसे इसका उसका वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो अपना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो नाइट्रोजन का जब हम निकालते हैं, देखिए तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिक्रीज आएगा। अब एक नाइट्रोजन पे -2 आएगा, राइट। N2H4 है तो -4 कितना आएगा? -4। तो कितने का चेंज है? कहीं 4 का। तो वैलेंसी फैक्टर वही हो जाएगी, टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 4 का डिफरेंस आ गया तो वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 4। तो फार्मूला में रखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 मतलब कितना होता है? 14 दूना 28। कितना होता है? 28। लिखिए इक्विवेलेंट weight is equal to molecular weight of Na2 upon valency factor, that is 28 upon 4, ठीक है। 7 चौक 28 और 7 कितना आ गया? 7। अब बात आती है Na2H2O3। तो यहाँ कितने के लिए? फॉर 2 सल्फर। कितने के? और यहाँ पर 4 सल्फर है तो यहाँ पे कितने का लेंगे? फॉर 2 सल्फर। कितना लेंगे? क्योंकि जितना रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही इधर लेते हैं। तो एक सल्फर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 में से 2 निकाल दोगे तो एक दोनों का मिला करके +4 आएगा। कितना आएगा? +4 आएगा। 6 दूनी 12 में दोनों का निकालोगे तो 2 का से 2 का निकालोगे तो +5 आएगा। 2 का निकालोगे, 4 का निकालोगे तो +10 आएगा। तो कितने है? 4 से 5 दैट इज 1 का डिफरेंस। कितने का इंक्रीज? +1। तो 1। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2S2O3 अपॉन 1। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट, उसके मॉलिक्यूलर वेट के ही बराबर आएगा। गेटिंग? चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन था इक्विवेलेंट वेट निकालना है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया +2। यहाँ पर एक कॉपर है, कितना? फॉर 1 कॉपर। तो यहाँ पर भी ये कितने के लिए निकालेंगे? फॉर 1 कॉपर। कितना आ गया? 1। कितना आएगा? +1 आएगा ना? यस सर। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना आएगा? तो क्या आएंगे? +2 आएगा। कितने आएगा? क्योंकि SO4 2 माइनस होता है, सल्फेट आयन क्या है? SO4 2 माइनस होता है। तो कॉपर कितना हो गया? +2। तो कॉपर का 2 हो गया। तो 1 कॉपर का कितना? +2 से +1। तो कितने का डिक्रीज, कितने का चेंज आया? -1। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4 अपॉन 1। वैलेंसी फैक्टर में साइन नहीं लेते, नोट कर लीजिए। जैसे सोडियम थायोसल्फेट का पीछे वाला वो कर लिया हम लोगों ने, डन। चलिए आज की हेडिंग डालिए, आज की हेडिंग डालिए। लिखिए इक्विवेलेंट वेट फॉर, सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का जो हाफ पोर्शन होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ होता है, रिएक्शन का दूसरा हाफ क्या होता है? रिडक्शन हाफ। तो दोनों के इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्शन हाफ को सम करते हैं तो हमको क्या निकलता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो लिखिए टू गेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल you have to first
equivalent weight of oxidizing agent plus equivalent weight of reducing agent, equivalent weight of oxidizing agent and equivalent weight of reducing agent, नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। चले आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है Br2 और आपने क्या बनाना है, रिएक्शन है Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। अब ये जीरो है और जीरो से -1 इज रिडक्शन, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गई, और ये क्या है, जीरो से +1 इज ऑक्सीडेशन हाफ। तो आपका आधा ब्रोमीन मतलब हाफ Br2 से आपने क्या बनाया, Br माइनस, दिस यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हाफ ऑफ द सेल, और पैरेलली हाफ Br2 से आपने बनाया BrO3 माइनस, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितने के लिए निकालना है, फॉर 2 ब्रोमीन, कितने के लिए निकालना है, 2 ब्रोमीन निकालना है। तो एक तो 0 से 1 -1, तो कितने का चेंज आया, 1 का, और 1 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने का, डिक्रीज। और यहाँ पर 0 से कितना आया, तो कहेंगे सर 3 2 6 +5, कितने का, +5, तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, 5 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, हमेशा रिएक्शन, अब रिएक्शन को आपने 2 भाग में बांटा है, कितने भाग में बांटा है, 2 भाग में। तो एक बात को समझिएगा कि क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, तो कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर है, कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर। मैंने इसको बांट जरूर दिया, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता दे रहा हूँ, हमेशा 2 मॉलिक्यूल की बात होगी, कितने की, तो यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए, फॉर, अब आपको निकालना होगा, वैलेंसी फैक्टर निकालना है इसका, फॉर 2 ब्रोमीन। और अगेन इसका भी क्या है, जो कि इरेजर वहाँ कहाँ खोल रहे हैं, चलो ऐसे लिख लो, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे हैं तो ऐसे ही सिखा दे रहे हैं, ये लिखो। अब यहाँ पर भी क्या है, तो कहेंगे सर फॉर 2 ब्रोमीन क्या है, 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, फॉर, अगर ये एक ब्रोमीन के लिए +5 है, तो 2 ब्रोमीन के लिए कितना, 10, कितना आएगा, 10। अच्छा कितने का चेंज हुआ, तो कहेंगे 10 का। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ इज 10, कोई दिक्कत। और यहाँ पर 0 से ये देखो, एक ब्रोमीन का -1, तो 2 ब्रोमीन का -2, ठीक है। तो डिक्रीज, टोटल डिक्रीज कितने का होगा, टोटल डिक्रीज होता है और टोटल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिडक्शन हाफ इज इक्वल टू जस्ट नंबर बेटा 2। अब इक्विवेलेंट वेट निकालें, इक्विवेलेंट वेट, तो क्या हो गया, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2 अपॉन 2, राइट। और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2 अपॉन 10, राइट। 2 आ गया। अब इसको और सॉल्व करता हूँ, कहाँ सॉल्व करते हैं बताएं, यहाँ सॉल्व कर दूँ, इतना नोट कर लें आप लोग। जैसे ही आप इतना नोट करेंगे तो यहाँ पर हो गया, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है Br2 का, तो क्या हो जाएगा, m/10, मतलब m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Br2 प्लस m Br2 अपॉन 2, यही हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला आता है ना, ये सब सॉल्व करना, सिंपलीफाई करने आता है कि नहीं आता है, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 5 सा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1, मैं उनको सिखा रहा हूँ जिनको बिल्कुल
कई दिनों से छूट गया, आता सबको है, जिनका थोड़ा सा मामला। अब यहाँ पर देखिए 2,10, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, याद है ना, ये सब सिखा दे रहा हूँ। तो 1 और 5 क्या, हाँ डिनोमिनेटर सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर 2 रहेगा, मेरा मिट जा रहा है, तो 2 यहाँ पर फिर 5 लिखोगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ये हो गया 5 2 जा 10। तो अब देखिए यहाँ पर आगे जब आप सॉल्व करोगे, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देना, यहाँ सॉल्व कर दो। तो ये हो गया m प्लस 5m अपॉन 10। जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6m br2 बाई 10, या आप लिखेंगे 3 बाई 5m br2। दिस इज द आंसर, ठीक। यस डन, नोट कर लीजिए। तो समझ में आया किस तरीके से बेसिकली सॉल्व करते हैं। चलिए लिखें, चले आगे बढ़े। चलो एक होमवर्क लिखें। इट इज Cl2 और आपको बनाना है Cl माइनस प्लस OCl माइनस, ठीक है। बाकी आप करिएगा। इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है Cl2 का, बिल्कुल इसी तरीके से है। एडिट डालिए। क्या मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड सिखाया है क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। नो सर, नहीं सिखाया। पक्का? पक्का सर। एक बार चेक करिए। नहीं सिखाया है? नहीं सर। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिखाया। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने सिखा दिया है। चलो हेडिंग डालें, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। पढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला। अच्छा ये केमिस्ट्री वीडियो नहीं मिल पाएंगे सर, मिल जाएगी। ठीक है। अब आप एक बात समझिए, मजेदार बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब ये क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हालांकि जो है कुछ जगहों पर क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट वेट आता है तो इसको हम फिजिकल में मानते हैं। बट आप मेरी बात को समझिए, बैलेंसिंग है, फिजिकल में समझते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते ही डर लगता है कि क्या आएगा, ये बन पाता है कि नहीं। कुछ समझ ही नहीं आता ना कि क्लोरीन क्या बना लेगा, फ्लोरीन। आज सिखा दे रहे हैं, मतलब पूरी केमिस्ट्री के लिए सिखा दे रहे हैं यहीं पर। चलिए अब तो बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। नाउ लिखिए नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। चलिए तो if in a compound transition metal is present, if in a compound transition metal is present in it, तो अब यहाँ पर बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो स्पीशीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देख लो यहीं सीख जाओगे।
अगर कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं सब क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल। तो अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहां पर वो जो कंपाउंड होगा वो कोवैलेंट होगा, उसका नेचर, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? कंपाउंड का नेचर होगा कोवैलेंट, और जो बिहेवियर होगा वो एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक नेचर होगा, और वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि अब उसके ज्यादा, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि अब उसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिखिए एग्जांपल, पोटेशियम पर मैग्नेट या Mn2O7 या CrO3। अब बात करते हैं कि अगर स्पीसीज आपकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपाउंड कोवैलेंट नेचर शो करेगा और उसका बिहेवियर होगा M4 टेरेस। जिसने भी मेरी डी एंड एफ ब्लॉक की क्लास की होगी वो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा। वहां पर मैंने लिखवाया है, जाकर के देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर MnO2 या Cr2O3, आप अगर वहां की क्लास किए हैं तो आप जरूर से इसको रिलेट कर पाएंगे। MnO2 में +4 ऑक्सीडेशन, Cr2O3 में एक क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, किसी को याद आया ये बात? Yes. चलिए अब बात आती है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी आती है? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर स्पीसीज अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो आयनिक, इस पे वो कंपाउंड कैसा होगा? आयनिक होगा। दूसरी बात है उसका बिहेवियर होगा बेसिक एंड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लाइक MnCl2, MnO या CrCl। अब हम आगे की बात करते हैं। लिख डालिए इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पोटेशियम पर मैग्नेट MnO2, K2Cr2O7 और H2O2 एंड ओजोन। मीडियम है एसिडिक। ठीक है, चलो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये दोनों ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और किस मीडियम में क्या बना रहे हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। Yes. अब बात करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ऑफ हैलोजन फॉर हैलोजेंस। लिखिए ठीक है, लिखिए ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। चलिए लिखिए फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस के केस में F2, Cl2, Br2 एंड I2। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे हेलोजन है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इनका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये किसमें कन्वर्ट होंगे?
हैलाइड आयन में, किसमें? हैलाइड आयन में। जैसे इधर देखिए कुछ एग्जांपल है लाइक NaOCl, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। लाइक Ag2O, इट इज टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट देखा है ना, Yes, sir. ठीक है। दिस सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड लाइक लेड ऑक्साइड। तो PbO2 किस में टूटेगा? PbO में। Ag2O किस में टूटेगा? 2 moles of Ag। और NaOCl टूटेगा NaCl, ठीक है। नोट करें। Sir, ये जो tolerance reagent होता है, ये molecular solution of AgNO3 होता है। जब रिएजेंट है और उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये, Sir, ठीक है। चलिए, ठीक है, लिखें K3FeCl का होल 6, ये इन एल्कलाइन मीडियम, यस बेटा। चलो अब लगते हैं रूल, देखिए रूल फर्स्ट रूल, ठीक है। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस सल्फाइड आयन, ठीक है, दिस इज सल्फाइड, ठीक है। अब ये दो तरीके की रिएक्शन देते हैं। अगर मान लीजिए मोनोवैलेंट, अभी दिखाऊंगा एटम, और दूसरा है आपका पॉलीवैलेंट एटम। अगर कोई मोनोवैलेंट एटम है और अगर कोई पॉलीवैलेंट एटम है, तो ये सल्फर अदरवाइज ये किसमें टूटेंगे? सल्फेट आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सल्फेट, मतलब कोई सल्फेट। नोट करिए तो मैं सिखाऊं, ये रूल है, ठीक है। एल्कलाइन मीडियम है ना, हो गया डन। हाँ, sir, good. चलो लिखें। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं हम लोग। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लाइक H2O2, अभी हम लोगों ने किया था, अभी पहले नहीं लिखा है कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, खुद को क्या कर रहे थे? रिड्यूस, मतलब उनकी रिएक्शंस मैंने लिख दी थी जनरल। और इसका ट्रीटमेंट किया लेड सल्फाइड से। किससे किया? लेड सल्फाइड से। तो आप अगर पॉलीवैलेंट एटम लिखा हुआ है, पॉली फॉर पॉलीवैलेंट एटम, देखो ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या बनता है? सल्फेट। क्या बनता है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? लेड सल्फेट। क्या बनेगा? लेड सल्फेट मिलेगा। और 4 आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे रिएक्शन को जब आप बैलेंस करेंगे। इसको क्या कहते हैं? गैलेना, ठीक है। चलिए, इसका कलर क्या होगा? कहीं ब्लैक, और इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। आगे बढ़े, देखिए लेड सल्फेट इज insoluble in all solvent, except, ये एग्जाम क्वेश्चन, except
अमोनियम एसीटेट एक्सेप्ट अमोनियम एसीटेट, बाकी सब में ये इनसॉल्युबल है। किसमें सॉल्युबल है? अमोनियम एसीटेट के अंदर। तो अब लेते हैं Cl2 प्लस H2S, ठीक है। अब यहाँ लिखिए सल्फर प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl, नोट कर लीजिए रिएक्शन का मोनोवैलेंट एटम के साथ। चले अब सेकंड रूल देखते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अस सॉल्ट से लगा है, किससे लगा है? अस सॉल्ट, ठीक है, और मीडियम आपने रखा है एसिड ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट, मतलब आपने एसिडिक मीडियम रखा है, तो जो अस सॉल्ट है विल बिकम इक सॉल्ट, क्यूपरस विल बिकम क्यूपरिक, क्यूपरस विल बिकम क्यूपरिक, लाइक, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक रूल नंबर 2 लिखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। हाँ, +1 से +2, अस का एक +2 से +3, फेरस फेरिक, ठीक है। लिखिए कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस कोई भी अस सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? अस, लाइक फेरस सॉल्ट, ठीक है, क्यूपरस सॉल्ट, और एसिड ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट, क्या बनाएंगे? अस सॉल्ट विल बिकम इक सॉल्ट, ठीक है। चल अस किस में होगा? एक में, लाइक FeSO4 प्लस H2O2। अब यहाँ पे लिखा है ना एसिडिक मीडियम, तो चलो सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। जब आप ये रिएक्शन कराएंगे, दिस इज फेरस सल्फेट, देखो ना, अगर तुम इसको थोड़ा सा देखो ना चाहो तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये फेरस है। क्या है? फेरस, फेरस सल्फेट से फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में, लाइक Fe2SO4 प्लस 2H2, ठीक है, नोट कर लीजिए, दिस इज फेरिक सल्फेट। क्या मुझे येलो कलर चूज कर लेना चाहिए या आप लोगों को विजिबल है? दिख रहा है अच्छे से सबको? डन? चलिए अब आते हैं, ये कुछ रूल्स में लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं अपन रूल नंबर 3। इस पे रूल 3 लिखिए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हैलाइड आयन से लगा हुआ है, किससे लगा है? हैलाइड, तो यहाँ पर क्या होगा? विल फॉर्म X2, लाइक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन कभी भी F2 में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तो ये जो है कभी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। और दूसरा एक्सेप्शन नहीं, पहला एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन लिखिए, जैसे कोई भी क्लोराइड आयन सॉल्ट, HCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, क्लोराइड आयन सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ chromium which is an oxidizer like K2, Cr2, O7 in acidic medium, they are very strong oxidizing agent, you know, they are very strong oxidizing agent। यही तो बात हुई थी। तो इस केस में you will get CrO2 Cl2, this is chromyl chloride, chromyl chloride, this is chromyl chloride, नोट करिए। ठीक है, चलो
अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2KI, अभी आप लोगों ने देखा ना, हैलाइड आया ना, I माइनस, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके प्लस आ जाएगा, ये हो गया। और इसका ट्रीटमेंट आपने कराया H2O2 से, विच इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आयोडाइड आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, I2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपने 2 मोल्स ऑफ HCl लिया इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या मिलेगा, Cl2 प्लस O2 प्लस H2। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं। डन, चले। अब बात आते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हाइट। सल्फाइड विल फॉर्म सल्फेट। ठीक है, तो आपकी अगर ऑक्सीडाइज जैसे कोई मॉलिक्यूल है ना, सल्फाइड है या कुछ है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी बढ़ी है 2 यूनिट, तो इनकी वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2 यूनिट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो इनका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2। आपकी नॉलेज के लिए तो इनका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। किया ना हम लोग ने इसके पहले। चलो लिखें एग्जांपल के तौर पर, लाइक NO2 minus, this is nitrite, SO3 2 minus, this is sulfite। ठीक है, ठीक है, चल अभी तक देखिए, क्रिएशन लिख रहा हूं। जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका ट्रीटमेंट आपने सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड से जब आपने किया तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट। क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट और H2O, दिस इज सोडियम सल्फाइड। और ये किसमें कन्वर्ट होगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, चलो इसी को हम और क्या कहते हैं, सॉल्ट ओ। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। ठीक है, सॉल्ट केक। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं एक और रिएक्शन, जैसे NaNO2 का कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ओजोन का ट्रीटमेंट कराया हमने NaNO2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइट्राइट किसमें होगा, NaNO3। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्राइट, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, और साथ में तो लिख लेंगे O2, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका खुद का रिडक्शन हुआ है ना। तो लिखिए इसका नाम है चिली सॉल्ट पीटर। क्या नाम है, चिली सॉल्ट पीटर। चलिए अब लिखिए रूल 5। तो लिखिए
रूल 5, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट जो हम सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर, इन सोल्यूशन, तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्रीट H2O2 with the sulfur dioxide, with the sulfur dioxide, what we will get is sulfuric acid. अदरवाइज लाइक ओजोन का ट्रीटमेंट आप SO2 से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हाट इज द सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पानी तो होगा, ठीक है, व्हाट यू विल गेट इज H2SO4 प्लस O2। नोट कर लीजिए। देखिए कुछ गिनी चुने ही रूल्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, और वो रूल में से आपने 5 रूल पढ़ लिए हैं, 2 और पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, ये चीजें अगर आपके पास में है तो आप कर लेंगे, राइट। चलें, नाउ रूल नंबर 6, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट अगर हम ऑक्सैलिक एसिड के साथ कराते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। चलो चलिए देखिए रूल 6, अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट किसी भी ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर ऑक्सलेट आयन, you will get CO2 like COOH। जब आपने इसका ट्रीटमेंट कराया ओजोन के साथ, आपको मिला 2CO2 प्लस O2 प्लस H2O। ये है आपकी रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट इज लाइक ऑक्सैलिक एसिड plus potassium permanganate is a very strong oxidizing agent, right, in acidic medium, ठीक है, प्लस एसिडिक मीडियम का मतलब है लाइक आपने लगा दिया H2SO4, हाँ राइट, कुछ भी लगा दीजिए आप, तो व्हाट यू विल गेट इज 10CO2 प्लस 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O। मैंने बैलेंस रिएक्शंस लिखी है, तो आपको ये दिख रहा है ना, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है ना, नोट कर लीजिए सर हो गया, ठीक है। चलो सो मूविंग टू द लास्ट रूल, जब किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा देते हैं तो हमें मिलती है ऑक्सीजन, व्हाट वी विल गेट इज ऑक्सीजन ऑलवेज, ठीक है। चले नोट कर लो, चलो मेक इट फास्ट बेटा। चलो देखिए, अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट किसी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करें, लाइक H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मान लीजिए हमने इसका ट्रीटमेंट किया किसके साथ, रिएक्शन कराई किसके साथ, ओजोन के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, O2 ऑलवेज, व्हाट वी विल गेट, मतलब ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जरूर और प्रोडक्ट भी बनेंगे, लेकिन एक प्रोडक्ट फिक्स है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए 2 मोल O2 के और H2O, हालांकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
लेकिन इस सिचुएशन में आपको कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखो H2O2 में ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन, देखो इसका रिडक्शन हुआ है, सॉरी यस सर। देखो यहाँ पर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और ये कन्वर्ट हुआ किसमें, -2 में। इसका रिडक्शन हुआ। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका क्या हुआ है तो देखिए ऑक्सीडेशन यहाँ पे, हालांकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, लेकिन इधर देखो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। इसने यहाँ अपने में तो कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन किसी का रिडक्शन करा दिया। देखो यस दूसरे का रिडक्शन करा दिया ना, खुद किसकी तरह बिहेव करने लगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज अदर एंड विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये तो बात थी कि जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग इज फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। When oxidation state of atom are given, when कई सारे केसेस हैं। केस नंबर 1, when oxidation state of atoms are given, like मान लीजिए कोई भी स्पेसीज है A और ये +N ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और मान लीजिए कोई स्पेसीज है B, ये -N ऑक्सीडेशन M ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पता है क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +N और इसकी हो गई -M। बस क्रिस क्रॉस कर दीजिए इनके नंबर्स का, तो यू विल गेट इज AMBN। साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, साइन इज नॉट कंसीडर्ड। पता चला जोड़ घटाना करने लगे इसमें, ठीक है, साइन इज नॉट कंसीडर्ड हियर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, you have to make calcium nitride, you know नाइट्राइड, अगर कोई भी चीज नाइट्राइड है तो उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी, अच्छा ये बहुत सोचने वाली बात नहीं है, जनरली जो भी आयंस होते हैं उन पर जितना भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वही उसकी वैलेंसी होती है। जो चार्ज होता है विद साइन वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और जस्ट फॉर मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड को पकड़ के बैठे तो वही उसका क्या हो जाएगा, वो क्या नाम है, वैलेंसी। क्या होगी, वैलेंसी। लाइक N3- इसकी वैलेंसी क्या हो गई थी, 3। और कैल्शियम हमेशा आयनिक फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, इसकी वैलेंसी हो गई 2। ये लो, बन गया Ca2 3N2। साइन नहीं लिखते बेटा, मॉलिक्यूल बना दिया। वो जितना पॉजिटिव है 3 × +2 करोगे तो +6, एंड 2 × -3 करोगे -6, +6 -6 0 होगा कि नहीं होगा। Sign is not considered. Done? Yes sir. चले बेटवा, मुंह बंद करके लिखो क्योंकि आज तुम क्लास के लिए अलाउड नहीं थे। वंदना मैम ने भेजा है आप लोगों को, ठीक है, लिखिए आप, ठीक है, चले आगे बढ़ो। लिखिए 3 और H2 है ना, if 3 or more
हाँ क्या कह रहे थे बेटा, वीडियो देख के लिखोगे, आगे का वीडियो देख के लिखोगे ना। पानी अवनीश, पानी मंगवा जरा। सर मैं क्लास में हूँ, करता हूँ। बात बताएं आप लोगों को बहुत क्लियर। इग्नोर करता हूँ मैं, पता है ना, बहुत क्लियर बात है। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नोटिस ना करता हूँ, पर एक लिमिट के बियॉन्ड फिर मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक, देखिए, इफ 3 और मोर एलिमेंट्स आर गिवन देन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में सिखाता हूँ। देखिए है तो पूरा टॉपिक ही, मतलब मैं आपको पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ, बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलिए देखिए, लाइक मान लीजिए क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड contain atom the oxidation number of X, the oxidation number of X is +2 and Y is +5 and Z is -2. Therefore, a possible number formula of compound is, ठीक है। अब x क्या है तो कहेंगे सर यहाँ पर +2, y +5 और z इज -2। एक बात पता चली, नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सेम होना चाहिए। क्या, तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्व कैसे करें। अब ऑप्शंस दे देता हूं और आप लोग मुझे बताएं। ऑप्शन नंबर 1 इज x y1 z2, ऑप्शन नंबर 2 इज x2 yz3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 3 इज x3 yz4 का होल ट्वाइस, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज x3 y4 z2 का y4 कॉमा z, बेटा y4 z का होल ट्वाइस। ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इसको सॉल्व करके दिखाएं किस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाएंगे। नोट करें, बताएं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 0। किसी भी कंपाउंड पर नेट चार्ज क्या होता है, 0। आपको, आप इसमें देखें जहां नेट चार्ज 0 आ जाए वो आंसर, आंसर इज 3rd। पेन चलाओगे बेटा तो ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। और तुम मैथ की बच्ची हो, सॉल्व करके दिखाऊं। चले पहला वाला दिखा देता हूँ, पहला वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब x y1 z2 लिखा है ना, तो मतलब यहाँ पर ये +2 रहेगा हमेशा, है ना, और ये +5 रहेगा। दोनों को जोड़ दीजिए और फिर जोड़िए 2 × -2 क्या, तो जरा देखिए +7 -4, क्या ये 0 आया, नहीं, क्या आया,
जीरो नहीं आया, तो ये होगा नहीं होगा। हमेशा कोई भी कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल। चले अब इसको भी सॉल्व करके देखिएगा। तो ये हो गया +2 इंटू +2 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2y है दिख रहा है, और 3 2 जा 6z है, +2 इंटू वाई पे कितना +5 प्लस 3 2 जा 6 इंटू -2, तभी भी नेट चार्ज जीरो नहीं आएगा, देख लेना। मैं ये लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ एक्चुअल में जो आंसर है। x3 इंटू +2, ठीक है, और प्लस ये देखो ये y 2 इंटू y 2 इंटू +5, और ये z 4 2 जा 8 है, प्लस 8 इंटू -2 -16, 10 और 3 तो 6 दिख रहा है, 6 प्लस 10 -16 दैट इज +16 -16, आंसर इज 0। तो नोट कर लीजिए। आया सत्यम, आया समझ में कि इसको भी वीडियोस नोट करोगे? नोट हो गया। चले एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या डन? यस सर। चलिए हेडिंग डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था, मतलब है बहुत बेसिक बट जानिए। लिखिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज मैंने लगभग आपका एक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड when same element is present in when same element is present in two or more different oxidation state in a compound। ठीक है, चलो देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल। और 1 आयरन इज +3 ना, देखने में ही लग रहा है कि अरे 2 आयरन है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन पे इसके ऊपर कितना है, तो सॉल्व करने का दिखा देता हूँ। 2Fe प्लस 3 इंटू -2 है ना, 3 ऑक्सीजन, तो Fe इज इक्वल टू +6/2, यही तो होता था, इट इज +3, यही तो आया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि ये सिंपल है इसलिए इतनी आसानी से आ जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगला। हाँ, इनका बॉडी, इनका सबसे टफ वाला पार्ट देखा है। बॉडी आपके फादर आए हैं, देखा है, सुना है कि नहीं देखा आप लोगों ने वीडियो। मैं कहता बॉडी आपके पापा आए हैं, कहता अच्छा, जो देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ नहीं है सर, मैंने बंद भी नहीं की थी, ठीक है। इधर देखिए, इधर बेटा, ये है काहे ऑफ किसने किया था? आपने बोला मेरे हाथ में आई नहीं, मैं तो था ही नहीं इसमें यार, मेरे से ठीक है। इधर देखिए, इधर चलिए पढ़िए। बहुत ज़्यादा शानदार, मतलब ये सीख गए तो पूरा रेडॉक्स सीख गए। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना दैट इज Fe3O4। क्या बना?
Fe3O4 में एक आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और 2 आयरन किसमें है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन कब से +4 हो गया? सर गलती से बोल दी। हाँ, ऐसी गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है। Fe3O4, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर अब एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। कितने आयरन है? 3। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 दूनी 8, -4 × 2 दैट इज -2। हाँ, आप लोगों ने दिमाग फिरा दिया मेरा। -8, तो इस पर कितना आएगा? तो कहेंगे सर एक आयरन पे आएगा +8/3, मतलब मुझे अल्टीमेटली इस पर +8 लाना है, राइट। तो एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +8/3, यही तो होगी। 3 है ना, तो तीनों में +8 को बांटेंगे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी फ्रैक्शनल। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत में Fe3O4 है क्या? Fe3O4 हकीकत में इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, FeO.Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +8 और टोटल नंबर ऑफ एटम कहेंगे 3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हर आयरन की इतनी है। क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स, मान लीजिए किसी ने कहा कि क्लास में बच्चे बड़े एवरेज हैं, इन क्लास में जो एवरेज मार्क्स आया है, एवरेज परसेंटेज आया वो 60 है। तो इसका मतलब सारे बच्चे 60% लाए हैं, कि कुछ 80 लाए होंगे तो कुछ 40 लाए होंगे। जब सबको जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया तो क्लास का एवरेज रेट निकल आया। अरे यार, कंट्री की जीडीपी निकलती है, सुना है? कंट्री की जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी, और कंट्री का पर कैपिटा इनकम होता है, सुना है? तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? तो पूरे देश की जितना इनकम हुई, पूरे देश की जो जीडीपी हुई और पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, तो जो एवरेज आया, कि जैसे सुनते होंगे इंडिया में एवरेज सैलरी है, मतलब एवरेज इनकम है हर इंसान की 8,000, 10,000, 60,000, सुना होगा। जब कभी भी आय प्रमाण पत्र बनता है, इनकम सर्टिफिकेट, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट लिख के आता 60,000, कमाते एक नहीं हो। हाँ, तो बहुत लोगों के अब्बा कमाते हैं, वो सारा पैसा जुड़ के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड हो जाता है। जैसे अकेले अगर सोचो, ये कितनी शर्म की बात है, अंबानी जी की इनकम वो आय प्रमाण पत्र लिख के आ जाए 1 करोड़ 60,000 सालाना, तो बड़ी, तो उनकी पर कैपिटा इनकम अगर पूरे इंडिया के हिसाब से देखोगे तो वो भी भारत के नागरिक हैं, तो उनकी पर कैपिटा इनकम मान लो चलो 60,000 सालाना हो गई। हाँ, मतलब 5,000 महीना, मतलब साल हो, इतना वो अपने घर से ऑफिस जाने में अकेले का डीजल फूक देते होंगे। हाँ, मतलब छोटी मोटी गाड़ी कहाँ चलती है? ठीक है, चले। डॉक्टर ऐसे बनिए कि अंबानी का इलाज करे। पहले देखो मजाक लग रहा है। अंबानी रोज अरे उनका भी कोई डॉक्टर ही इलाज करता है, समझ रहे हैं? हाँ, चले इधर देखें। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई +8/3। चले, तो मैंने आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना सिखा दिया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाएं, Pb3O4 का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, क्या आयन, क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3.5 चले गए, ऐसा जाता है या होल नंबर में जाता है? होल नंबर। तो वो जस्ट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट रियलिस्टिक, राइट? नहीं तो ऐसा होता तो घर में आदमी हाउसवाइफ है, उनकी सैलरी भी आ जा रही है यार, इनकम पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, जल्दी बताएं, चैप्टर खत्म है। 8/3 क्या रही है? +8/3, बहुत सही। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इज +8/3। टोटल ऑक्सीडेशन -4 × -2 दैट इज -8। तो इस पर नेट आना चाहिए +8, और 3 है,
तो +8/1 की कितनी, +8/3। एक्चुअली ये इस तरीके से होता ही नहीं, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ PbO प्लस PbO2। ठीक है, अब कहेंगे Pb3O4 है तो कहेंगे 2 लेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लेड, यहाँ पे -2 है तो ये कितने आएगा, +2। यहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ये देखो -2 × 2 -4, तो इसमें कितनी आएगी, +4। आपको पता भी है CCGSNPb। तो अगर कार्बन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +4। कितनी होती है, +4 या 4 आप कर लीजिए। अब लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इस लोअर ऑक्सीडेशन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये कितना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मतलब PbO जनरली आपको PbO देखने को मिलेगा, लेकिन PbO2 जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है टॉप टू बॉटम आने में। किसमें, P ब्लॉक एलिमेंट में। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक Na2S4O6 सॉल्व करो। चलो एटलीस्ट वो बता दो मुझे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर भी, सोडियम तो हमेशा ही मोनोवैलेंट होगा, क्यों, S ब्लॉक का एलिमेंट है। बताया था ना, एल्केली मेटल तो हमेशा फिक्स ऑक्सीडेशन है, वो चेंज नहीं करेंगे। P ब्लॉक वेरिएबल शो करेगा। कहाँ कैफ खोए हो बेटा, सॉल्व करो, नहीं बगल में बैठो जाके ना। पहले से मान लेते हैं कि हमसे लगेगा नहीं। अरे गधों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इसके प्रेजेंस में सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये हो गया -2 × 6 दैट इज -12। तो इसका मतलब ये बचे हुए जितने भी हैं वो सब किसमें जाएंगे, +12। अब इसमें सोडियम का फिक्स है +1, फिक्स है ना, कितने हैं 2, तो ये बचा कितना 4 है, तो यहाँ पर +10 बचेगा कि नहीं, इसके ऊपर कितना बचेगा, +10 चारों पे, तो एक की कितनी आएगी, +10/4 कितनी आएगी। अरे 4 की +10 है तो एक की कितनी, 4 लोगों के पास 10 रुपए, तो एक आदमी का कितना, 2.5, ये आता है, दैट इज +10/4, दैट इज +2.5। ये हो गई एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो गई, एवरेज ऑक्सीडेशन, दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। क्या हो गई, +10/4 हो गया। अब बात आती है हकीकत में क्या है, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ। ये है सल्फर, ये है सल्फर, ये है सल्फर, ये है सल्फर। ठीक है, ये है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा तो नहीं हो गया, क्यों, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना दिख रहा हो उसके फोन की छोटी छोटी स्क्रीन पे। ठीक है, चलो यहाँ देखें तो भाई दोनों सेम एलिमेंट है ना, बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0। तो इसके ऊपर यहाँ पे भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, इसकी भी 0। यहाँ पर ये आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा +2। अच्छा ये वाले में तो 0 आएगा, यहाँ पर आएगा अगर -2, यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर एक बॉन्ड है ना, तो -1, तो यहाँ पर कितना आएगा, +1। जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दो, कितनी आई, +5, क्या आई, +2 +1, दैट इज +5। लभी बाहर है ना, क्यों बेटवा, इकरा, अंशुल, कृष्णकांत, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगेन इसकी भी वैसे ही आएगी +5। हकीकत तो ये है कि फॉर टर्मिनल सल्फर, दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ, कि हकीकत में इनकी है +5, राइट।
साफ साफ लिख दे रहा हूँ। और फॉर अदर टू सल्फर इट विल बी 0। इन दोनों की 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, और इसकी +5 और इसकी भी +5। कोई दिक्कत, No. किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, Yes. तो ये हो गया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का भी खेल खत्म। अब क्या चलते हैं, कुछ कॉमन टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट्स की रिएक्शन नहीं कराई है। हाँ ठीक है, चलो अब कुछ like NaNO3, it is called as chili saltpeter। लिखें CaNO3 का whole base, this is called as ये क्या लिखा है? Navex saltpeter। ठीक है, नोट करिए। देखिए एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ एसिड लाइक, चलिए रूल लिखिए, रूल लाइक कार्बोनेट अगर कहीं पर हो या बाई कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन या फिर बाई कार्बोनेट आयन, जब भी हम इनका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं, what we will get is carbon dioxide and salt। ठीक है, चलो फॉर एग्जांपल Na2CO कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही, फिक्स है, और साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट। क्या बनेगा, सॉल्ट इज Na2SO4। मैं एक फिक्स प्रोडक्ट आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, सीख लीजिए। अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से अगर आपको याद हो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट तो बहुत है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाई थी, लिख बे काने मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को नी संकोच पी, हाँ क्यों आई एजी हाजी बुआ कल पटना आई फिर से। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, लिख बे काने मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को नी संकोच पी, उसके नीचे हाइड्रोजन आ जाता है। उसके ऊपर के जितने भी मेटल हैं, जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए एक्शन ऑफ मेटल्स, एक्शन ऑफ मेटल्स। लिखिए मेटल्स अबव हाइड्रोजन, मेटल्स अबव हाइड्रोजन in electrochemical series when it treated with the dilute
HCl या H2SO4 get H2O plus salt। इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें हाइड्रोजन के नीचे क्या कौन होता है? हाइड्रोजन के नीचे कौन है? QIAG, हाजी बुआ कल पटना आई, यही तो है, बस यही तो हाइड्रोजन के नीचे है, बाकी सब तो हाइड्रोजन के ऊपर ही है। ठीक है, चलिए देखिए, लाइक व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा? Zn सल्फेट। हाँ, जिंक सल्फेट, आयरन जब क्रिएट करेंगे 2HCl। अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन। अब लोअर कैटायन तो अपर को नहीं रिप्लेस कर सकता ना। लाइक कॉपर का ट्रीटमेंट अगर आप H2SO4 के साथ कर दें डाइल्यूट, तो ये करेगा क्या? लोअर कैटायन है, क्या है? हाइड्रोजन के नीचे है ना, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। और बाकी जगह पर होगी। क्या बनेगा? H2O है भाई, H2O नहीं होगी। तो हाइड्रोजन ही तो निकल रहा है, कहाँ से और कुछ लिख दोगे? तो ZnSO4 प्लस H2 FeCl2 प्लस H2 MgSO4 प्लस चलो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जिसमें क्या प्रेजेंट हो? H। याद है, पढ़ाया मैंने एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, बहुत पढ़ाया मैंने हर एक चीज। ठीक है, तो लिखिए डन। यस किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ लें आप लोग। लिखें सॉल्ट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट लिखिए सॉल्ट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन इन एल्कलाइन मीडियम। तो लाइक सॉल्ट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन और एल्कलाइन मीडियम में OH माइनस, मतलब लाइक NaOH KOH कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देख रहे हो पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है? पानी। H2O। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यू विल गेट बाय प्रोडक्ट एज अ वाटर। ठीक है, लाइक व्हेन यू ट्रीट द NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन सॉल्ट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉल्ट। मेटल और नॉन मेटल मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। और जब आपने इसका ट्रीटमेंट कराया, मान लीजिए चलिए NaOH से, किससे? मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन और ये विल गेट इज Na2CO3 प्लस H2O। क्या है? नॉर्मल सॉल्ट है ना, लाइक सोडियम कार्बोनेट। अब ये क्या है? दिस इज एसिडिक सॉल्ट व्हिच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगेन NaHSO4 and treated with NaOH, what you will get? Na2SO4 or H2O, again Na2HPO4। जब आप इसका रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ, अगेन आपको वाटर निकलेगा, तो आपको क्या मिलेगा? Na2 Na3PO4 और H2O। ये हट जाएगा ना, ये हटेगा और ये हटेगा।
तो आपको क्या मिलेगा Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। अरे इसमें एक मिसिंग है ना, एक और रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, इसमें यहाँ पर लिख सकते हो तुम अगर हमारे पास जगह हो, लाइक NaH2PO4 और इसका ट्रीटमेंट तुम करा दो NaOH के साथ, आपको क्या मिलेगा Na सोडियम 2 सोडियम। अब एक ही हाइड्रोजन यूज होगा क्योंकि एक ही OH माइनस है, तो Na2HPO4 एसिडिक सॉल्ट से एसिडिक सॉल्ट ही बना है, ठीक है। और अगर तुमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या ले लिया एक्सेस में, क्या ले लिया तो ये तब यहाँ पर ये पानी भी निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर ये एक्सेस में होगा तो क्या बन जाएगा, ये बोलो Na3 बेटा, Na3PO4 एक्सेस लिख लो ना सबसे अच्छा। एक एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसका नाम था एम्स फॉर स्पेशली फॉर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। और अभी मैंने जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से लेकर के आज की जितनी क्लास पढ़ाई, शुरू की क्लास का ही एक क्वेश्चन है, देखना दिखा था। तो एम्स में क्वेश्चन आया था, एम्स में क्वेश्चन आया, एम्स अब नहीं होता बेटा, पहले होता था। तो 1992 का क्वेश्चन है एम्स का, ठीक है। एम्स ने दिया था K3, हमने आपको पहले पढ़ाया था FeCN का होल 6 और इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ओजोन, किससे कराया, ओजोन से कराया, ठीक है। आप ओजोन लिख लो। एम्स में जो दिया था उसमें उन्होंने यहाँ पर H2O2 लिया था इन एल्कलाइन मीडियम, क्या लिया था H2O2 और मीडियम क्या था एल्कलाइन। प्रोडक्ट बनाया था उन्होंने, खुद से बनाया था, एम्स खुद ही लिख देता, जो जो तुमको आता है एम्स वाले पेपर में खुद लिख देते हैं, विश्वास मानो। जो जो चीज आपको पता होती है या आप क्वेश्चन में निकालते हो वो पहले से लिख देते हैं। वो ऐसी चीज पूछते हैं जो उनको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। हाँ K4FeCN K3 है ना, हाँ सॉरी K4FeCN इसलिए वो बंद हो नहीं बेटा, वो बंद इसलिए नहीं हो गया, वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि नीट हो गया। और साथ साथ में बनेगा क्या, और उन्होंने बाय प्रोडक्ट भी बड़े प्यार से बनाया H2O। उन्होंने पूछा होगा क्या, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। चलिए आप अपनी नोट्स खोलिए, आपकी नोट्स में मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन सिखाया था और वहां पर मैंने एक बात कई सारी चीजें लिखवाई हैं, जरा देखिए। और अगर आप देखोगे इम्पोर्टेंट रूल फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन में इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला जो सेक्शन है उसी में जो है मैंने टॉलरेंस रिएजेंट नाइट्रिक एसिड का डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं या कंसंट्रेटेड लेते हैं, उसी के जस्ट बाद देखिए क्या लिखा है, यही सेम रिएक्शन है। K3FeCN6 का FeCN का होल 6 इन एल्कलाइन मीडियम, और ये किस में कन्वर्ट हो रही थी K4FeCN6 में, लेकिन लिखा है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके पहले मैंने O3 लिखा था, क्या लिखा था O3। अगर O3 लिखा हो या फिर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम लिखा हो या K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम लिखा हो या ओजोन लिखा हो या H2O2 लिखा हो, सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं। एम्स ने ये लिख करके दिया था, इसके अलावा भी बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते थे, उसका किसमें उसको कन्वर्ट करते थे, देखिए डाई ऑक्सीजन। अगर आप देखिए उसको तो H2O2 क्या
H2O2 आपके सर ने लिखे हैं, उसमें लिखा भी है मैंने कि H2O2, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला केस जो है वहाँ पर आप लिखिए ओजोन क्या बना रहे थे, O2, क्या O2, यहाँ पर लिखिए आंसर लिखिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रिएक्शन का दूसरा तरीका है, रिएक्शन बैलेंस ही कर लो अगर कुछ ना आता हो तो। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उस ऑप्शन में से कुछ भी उठा करके रखो तो खुद ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा O2। लेकिन बोर्ड्स के बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, अभी लिखवाया ना पहले। चलिए अब बात आती है इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, बस टॉपिक खत्म है, मतलब आप समझिए कि 10 मिनट का टॉपिक है, बस हार्डली 10 मिनट, 4 रूल है, लिखवा दूंगा, चैप्टर खत्म। तो अब बात करेंगे अपन ठीक है, देखिए इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिख लीजिए, लाइक H2S, ये किसमें कन्वर्ट होता है, सल्फर में। अब देखो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, देखो -2 से 0 दिख रहा है, अगेन SO2 +6 और यहाँ पर कितने था, +4, खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जब भी रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या बनाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपको ये लिखना है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ SnCl2, ये किसमें कन्वर्ट होगा, SnCl4। तो ये देखो +2 से +4, राइट, Na2H4, इसमें Na2 में H3PO2 H3PO3, ये दोनों ही कन्वर्ट होंगे H3PO4। इसी तरह AsH3 will H3AsO3, नोट कर लीजिए। जस्ट 4 रूल हैं, ठीक है, ठीक है, डन, यस मेक इट फास्ट। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बैलेंसिंग पे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट और इक्विवेलेंट रेट। बाकी सारी चीजों पे कई कई साल में क्वेश्चन आते हैं, बट आपको सब आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं जो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब सबसे अच्छा क्वेश्चन आएगा वो इन टॉपिक्स पे आएगा। चलिए अब आते हैं, देखिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, वही रिड्यूसिंग एजेंट react with the will form halide ion. For example, H2S is a reducing agent when treated with the iodine will form iodide ion, right? That is, अब ये iodide ion क्या होगा, तो कहेंगे सर HI क्या होगा, HI 2 हाइड्रोजन है ना, 2 आयोडीन है तो 2HI हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सल्फर है, ठीक है। अच्छा H2S टूटा ही था, याद करिए मैंने लिखवाया है सल्फर में, याद आया, देखिए ऊपर लिखा है। इसी तरीके से SnCl2, जब हमने इसका ट्रीटमेंट Cl2 के साथ कराया तो विल फॉर्म SnCl4। तो ये देखो ये 0 से Cl4, तो Sn इसके ऊपर +4 चार्ज है और Cl4 मतलब 4 × -1 रहा होगा ना। तो ये देखो 0 से ये वाला 4 क्लोरीन हो गया ना, 2 क्लोरीन तो -1 में है, लेकिन 2 और क्लोरीन भी -1 में चले गए, तो क्लोराइड आयन, किसमें, क्लोराइड आयन, समझ आया। नेक्स्ट करें, डन। अब एनी reducing agent will treated with the ink salt,
वहां पे क्या होता है? हाँ रूल 2। तो वहां पे अस इक बनाया था, याद है? यहाँ इक क्या बनाएगा? अस विल फॉर्म अस सॉल्ट फेरिक फेरस प्लस एसिड ऑफ एनाइन लाइक। आपने ले लिया चलिए H2S और आपने इसका ट्रीटमेंट करा है एक फेरिक FeCl3 प्लस 3 हो गया ना, फेरिक FeCl2 में बनेगा। और H2S जब रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है? सल्फर। और कुछ बचा यहाँ पर? 2 आयरन 2 आयरन। अच्छा यहाँ हाइड्रोजन बचा है ना, और ये क्या बनाएगा? एसिड ऑफ एनाइन सॉल्ट। तो भैया ये एसिड है, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? सॉल्ट मतलब HCl। क्या बनेगा? कितने बनेंगे? 2 HCl, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे, देखो 2HgNO3 का होल ट्वाइस, दिस इज मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। अब आपने यूज किया, हाँ बेटा ये MI का फोन ले करके हीरो कौन बन रहा है? डन? हाँ थक गए, लिखते लिखते नहीं, खड़े खड़े। लिखा ही कितना है? 2 पेज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मर्क्यूरिक है और यहाँ पर क्या है? मर्क्यूरस सॉल्ट। क्या है? मर्क्यूरस। ठीक है, आप चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज जस्ट 2 रूल और है और चैप्टर खत्म। गुड, ठीक है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है और जस्ट 2 रूल है, चैप्टर खत्म। डन? तो यहाँ पर देखो एक सॉल्ट किसमें कन्वर्ट हुआ? आस सॉल्ट में। अब वहां पर देखो लिखा है, देखो मर्क्यूरस है, लेकिन क्योंकि आपने वहां पर जब अब इसका रिएक्शन, अब देखो मैंने उसी रिएक्शन को पुराने वाले से जोड़ दिया, ठीक है, जस्ट इसके पहले वाले से। अगर हमने वहां पे एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, दिखा है, तो उससे रिएक्ट करा दिया, तो मुझे क्या मिल गया? मरकरी। क्या मिल गया? मरकरी। अरे यार अगर पहले वाले रूल पे देखो, डन? थोड़ा सा लेट के आराम से। लेट कहाँ जाए बेटा, यहीं। अब बात आती है रूल 3। क्या आती है? अब लिखिए, any reducing agent लेकिन except SO2 and H2S when it is treated with चलिए, यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं एक सॉल्ट के, तो हमको क्या मिलता है? अस सॉल्ट। ये लिखवाया था, ठीक है। और आपको एक रिएक्शन भी लिखवा दी। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है एक्चुअली, दिस इज, यहाँ
यहाँ पर इसी रिएक्शन में तुम करेक्शन कर लो, ज्यादा अच्छा है। नोट करो, यहाँ लिखो एनी रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट SO2 या H2S, एक्सेप्ट SO2 और H2S। दिस इज रूल 3 एक्चुअली, लिख लो यहीं पे, आपका काम और कम कर दिया, राइट? ठीक है, नोट कर लो। सर हो गया। वही वाली रिएक्शन जो पहले आपने लिखी थी उसमें ये करेक्शन कर लो, यहाँ पर उसको हटा दो, वो रिएक्शन नहीं हटा दो, मैं दोबारा एक रिएक्शन करा दूंगा। इसके पहले एक रिएक्शन की थी ना आप लोगों ने, मर्क्यूरिक नाइट्रेट वाली, की थी कि नहीं? जैसा की तो थी, वो वाली रिएक्शन में यही नोट करो बस, वो जो आगे लिखा हुआ था मर्क्यूरिक नाइट्रेट, उसको हटा करके एनी रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। सर हो गया। महक समझ में आया? नोट कर लो अच्छा पहले। अब रिड्यूसिंग एजेंट में तुम SnCl2 ले लो या कुछ भी, एक तुम्हारी मर्जी। इसका एग्जांपल सिखा दे रहा हूँ बेटा। जस्ट आपने ये रिएक्शन पहले भी लिखी थी, आपको क्या करना है, यहाँ सब कुछ सही है, आपको यहाँ पर जो आपने मर्क्यूरिक नाइट्रेट लिखा था उसको हटा दीजिए, वहां पर ये लिख लीजिए बस, एनी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल करा देना है और उसके बाद में आपको रूल 4 और चैप्टर आता है। एग्जाम्पल लिखिए, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया, क्या लिया? मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसका रिएक्शन कराया हमने SnCl2 इसके साथ। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आप देखो वो पुरानी वाली रिएक्शन। हाँ बेटा, कोशिश तो यही है कि इसके बाद हम आपकी क्लास एंड कर दें। मर्क्यूरिक क्लोराइड प्लस SnCl2 विल फॉर्म Hg2Cl2, ठीक है, एंड SnCl2। अब क्योंकि ये एक्सिस में है, ये फर्दर क्या करता है, SnCl2 इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, Hg। दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। तो कोई भी मर्क्यूरिक सॉल्ट में हमने क्या लिया है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसका ट्रीटमेंट कराया हमने किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, किसका, SnCl2। तो ये पहले क्या बनाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, और बाद में क्या बनाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। क्योंकि SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट है, वो Hg+ को भी रिड्यूस कर देता है Hg में, मरकरी में, प्रेसिपिटेट, ठीक है। और SnCl2 का खुद का क्या होगा, इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, याद है ना, लिख पाया था। चलो आगे लिखो, रूल 4 लिखो, एनी रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेप्ट SO2। अगर आप इसका ट्रीटमेंट गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर के साथ करेंगे, इनके सॉल्ट के साथ, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम के सॉल्ट के साथ करेंगे, what you will get is the precipitate of these metals। ठीक है, नोट करें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया?
ठीक है, चलिए गोल्ड के प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं? पर्पल और गैसियस, याद होगा कहीं पढ़ा होगा। दो रिएक्शंस थी, अब जब इतना सीख लिया दो रिएक्शंस भी देख लेते हैं, हाँ? कहीं एग्जाम में आ गई तो चलो चैप्टर खत्म हो चुका है। पर्पल ऑफ गैसेस, और यहाँ पर क्या होगा? प्लैटिनम का प्रेसिपिटेट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब आप इत्मीनान से एक बारी सोच लें कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जो नहीं आ रहा हो। ठीक है, चलो तो अब आप बहुत प्यार से क्या लिख सकते हैं? द एंड। जाएं NCERT एग्जाम्पलर स्टडी मटेरियल प्रीवियस ईयर लगाइए, सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। नीट जेई मेंस के बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन लगाइए, सब लग जाएंगे, इसके बाहर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू।